हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन क्लास 12th के चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे। दैट इज एक्चुअली द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम। देखिए, फिर इसमें हम जो देखेंगे वो डेविड टिलमन साहब की और पॉल एहरलिच साहब की जो हाइपोथेसिस हैं उनको भी एक बार देखेंगे कि उनके हिसाब से क्या मानना था। हमें कुछ चीजें बेसिक ध्यान रखनी चाहिए, जैसे द मोर इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी, द मोर विल बी द मोर इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी। जितनी ज्यादा आप आनुवांशिक विविधता रखेंगे उतनी ज्यादा आपको जाति विविधता मिलेगी, और जितनी ज्यादा जाति विविधता मिलेगी मोर विल बी द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये 3 लेवल थे जिस पर हम डाइवर्सिटी की बात करते थे। तो अब हम ये बात करते हैं कि ये स्पीशीज डाइवर्सिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो इकोसिस्टम से इसको क्या क्या फायदा है। देखिए, एक स्पीशीज डाइवर्सिटी का बना रहना और ज्यादा रहना किसी भी इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल अपन एक एंगल देख रहे थे कि एक इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, उसमें एनर्जी कंटेंट बनाए रखने के लिए, उसमें बायोमास बनाए रखने के लिए सोलर एनर्जी का इनपुट, एक कांस्टेंट इनपुट एक जरूरी रहता है। वैसे ही हम बात करते हैं कि किसी इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए हमें स्पीशीज डाइवर्सिटी बनाए रखनी चाहिए या स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा रखनी चाहिए। तो एक लाइन जो सीधी सीधी हम बोलेंगे भाई, जो हमारे हिसाब से जो फाइंडिंग आई बाद में स्टडीज के बाद, वो ये मिली, ग्रेटर इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी, the greater will be the, or more is the stability in community of ecosystem। तो मतलब जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी रहेगी उतनी ज्यादा जो आती है, जितनी ज्यादा कम्युनिटी में स्पीशीज डाइवर्सिटी आती है, जितनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस रहती है उतनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी रहती है। जितनी ज्यादा एक कम्युनिटी में स्पीशीज डाइवर्सिटी रहेगी उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। अब एक कम्युनिटी स्टेबल है, कोई कम्युनिटी है जिसको हम बोल रहे हैं, लेट अस सपोज जब आप कहते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की स्पीशीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम है, तो कहीं आप एक लाइन ये निकालेंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे स्टेबल है। अब भाई कोई स्टेबल है, कोई चीज अगर स्टेबल है, ये हमको कैसे पता चलेगा कि एक स्टेबल कम्युनिटी है। तो स्टेबल कम्युनिटी के कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो ये बेसिक ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा, अब इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, द मोर इज द, जितनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस होगी, द मोर इज द स्पीशीज रिचनेस, द ग्रेटर विल बी द स्पीशीज डाइवर्सिटी। The more is the species richness, the more is the species diversity, the more the species diversity, the more the stability। अब एक कोई कम्युनिटी स्टेबल है तो स्टेबल कम्युनिटी के क्राइटेरियाज क्या निकलेंगे। तो स्टेबल कम्युनिटी के लिए अगर हम क्राइटेरियाज निकालें तो पहला क्राइटेरिया किसी भी स्टेबल कम्युनिटी के हिसाब से अगर देखेंगे तो नंबर 1 क्राइटेरिया मिलता है, देयर शुड बी less year to year variation in productivity or biomass। क्लियर? तो अगर वो कम्युनिटी स्टेबल है तो साल दर साल प्रोडक्टिविटी या बायोमास के जो अमाउंट होती है, एनुअल अमाउंट होती है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन या अंतर नहीं आना चाहिए। हम इसको एक एग्जांपल लेकर के देखेंगे। नंबर 2, द सेकंड वन इज दे शुड बी रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट to the occasional
disturbance, whether these disturbance are natural or whether these disturbance are man made. क्लियर है? तो एक तो चीज ये मिल गई कि भैया उनमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए प्रोडक्टिविटी में, दूसरा ये मिल गया रेजिलिएंट रहना चाहिए। मतलब सिंपल से ये है कि अगर मैं आपको धक्का मारूं, यहां पर रेजिलिएंट या रेजिस्टेंट का मतलब क्या है, पहले यदि मैं आपको धक्का मारूं तो पहली चीज आप में इतनी कैपेबिलिटी हो, आप में इतना रेजिस्टेंट हो कि मैं आपको धक्का मारूं आप ना गिरे, एक नंबर 1। या नंबर 2, अगर मैं आपको धक्का मारता हूं और अगर आप गिरते हैं तो आपके पास रेजिलियंस होना चाहिए तुरंत वापस खड़ा होने का। मतलब अगर कोई ओकेशनल डिस्टर्बेंस आता है, अगर कोई फ्लड होती है, कोई ड्रॉट होती है, अगर सैलिनिटी बढ़ती है, तो उस दौरान पे वो कम्युनिटी जो रहता है वो तुरंत बहुत ही एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में या कुछ समय के अंदर में वापस अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए, वापस अपने मूल स्थिति को हासिल कर ले, तो वो हो जाएगा बेसिकली सेकंड क्राइटेरिया। एंड नंबर 3 क्राइटेरिया फॉर stable community that they should be resistant to alien species invasion। विदेशी जाति, हिंदी में जो एलियन स्पीशीज है इसे विदेशी जाति कहते हैं। तो विदेशी जाति का निवेशन जब भी हो, मतलब whenever there is a invasion by the alien species, the community should have a resistant for the invasion of the alien species। ये 3 बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी स्टेबल कम्युनिटी को बताने के लिए। इस पर एग्जांपल की भी बात करेंगे और उस पर इस बात पे भी आएंगे। देखिए इन सब बातों को लेते हुए जो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंस का बात आया था वो एक्चुअली हमको मिला था किससे, डेविड टिलमैन साहब की एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, डेविड टिलमैन साहब का जो हाइपोथेसिस है दैट इज एक्चुअली स्टेबिलिटी डाइवर्सिटी हाइपोथेसिस। मतलब जो जितना डाइवर्स होता है वो उतना स्टेबल होता है, जो जितना स्टेबल होता है, आपको क्या क्या याद रखना, जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी, जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जितनी ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी, जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक, मतलब सब मैक्स 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 है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अगर फिट बैठाएंगे तो कैसा बैठेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये आप बखूबी जानते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये अगर बात करते हैं तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम बोलते हैं मैक्स स्पीशीज रिचनेस, या फिर हम बोलते हैं मैक्स स्पीशीज डाइवर्सिटी, मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी आती। जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी आएगी, जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी आती है, तो जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी भी मैक्स है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, इसीलिए इनके पास मैक्सिमम क्या है, प्रोडक्टिविटी। मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो स्थितियां रहती है कि अगर कोई इन्वेजन हो, कोई अगर डिस्टर्बेंस होता है, तो अगर वो एक डिस्टर्बेंस अगर मान लेते उसकी प्रोडक्टिविटी को थोड़ा कम भी करता होगा तो वो बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं होता और नेक्स्ट ईयर वापस वही प्रोडक्टिविटी हासिल हो जाती है। ये उसकी रेजिलियंस होती है। तो मैक्स प्रोडक्टिविटी होती है, मैक्स स्टेबिलिटी होती है, मैक्स स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। तो ये सारी चीजें वहां पर मिलती हैं। डेविड टिलमैन साहब ने क्या किया था, डेविड टिलमैन साहब की स्टडी जो है वो एक ध्यान देंगे, जो एनसीईआरटी के लाइन में बनता है वो हमको ध्यान देना है कि डेविड टिलमैन साहब के लिए एक लाइन बनता है लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स। अब ये जानकारी के लिए ही सुन ले, कम से कम लॉन्ग टर्म से 20 साल का उनका एक्सपीरियंस था अपना। 20 साल तक उन्होंने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स ऑन 200 आउटडोर प्लॉट्स पे किया। तो 200 आउटडोर प्लॉट्स पे 20 साल के एक्सपेरिमेंटेशन पे डेविड टिलमैन साहब की एक हाइपोथेसिस बनी कि जो जितना ज्यादा स्पीशीज विच रिचनेस रखता है उसका वेरिएशन इन बायोमास सबसे कम होता है। मतलब मैक्स प्रोडक्टिविटी भी तो जाती है, साथ साथ में वेरिएशन इन बायोमास क्या होता है, मिनिमम आता है। और डेविड टिलमैन साहब का ही कहना था कि भैया जो जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी रखेगा उतनी ज्यादा रेजिलियंसी उसमें मिलेगी। अब देखिए दो चीजें इस पर आपको
यहां पर ध्यान देनी है। एक तो ये डेविड टिलमैन साहब की जो कहानी है उसको हम कैसे रिलेट करेंगे। देखिए पहली चीज एक समझ जाए कि हम जब इकोसिस्टम पढ़ते हैं हम नेचुरल और आर्टिफिशियल या जिसे हम मैन मेड की बात करते हैं, ठीक है। ठीक, एक दो चीज हम बात करते हैं। देखिए जो नेचुरल इकोसिस्टम्स होते हैं जनरली दे आर मोर स्पीशीज रिच, मैक्स हम ट्रॉपिकल में लेते हैं। दे आर मोर स्टेबल, दे आर मोर प्रोडक्टिव। ध्यान देते चले क्योंकि 2 बार सवाल बन चुका है इसी कंपैरिजन पे, तो इसलिए ध्यान दें। मोर प्रोडक्टिव भी हैं, दे आर मोर रेजिलियंट, क्लियर, एंड दे आर मोर रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय द एलियन स्पीशीज। अब यहां समझे यहां क्या है। आर्टिफिशियल वैसे भी अगर आप बात करें तो जैसे एग्रो इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, खेती बाड़ी की बात करते हैं, आप ज्यादा ज्यादा एक किस्म की फसल लगाते हैं या 2 किस्म की फसल लगाते हैं। तो कंपेयर टू नेचुरल, लेस स्पीशीज डाइवर्सिटी, they are less diverse or they have less species richness. Number 2, they are less stable, ठीक है, and they are less productive as compared to natural one, ठीक है। मोस्ट प्रोडक्टिव तो हमने कल बात कर ली, हमने इकोसिस्टम की जो मेरे प्रोडक्टिविटी की लेक्चर अगर आप उस पर ध्यान से सुने तो मैंने आखिर में ही बताया शुगर केन फील्ड जो रहते हैं सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, ठीक, एंड दे आर लेस रेजिलियंट। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत यहां पर है, ठीक है। अब इसको हम कैसे एग्जांपल में फ्रेम अप करें। एक कम्युनिटी थी ए, एक कम्युनिटी थी बी, ठीक। वर्ष 2018 में जो ए कम्युनिटी थी उनकी प्रोडक्टिविटी जो आ रही थी वो मान लेते हैं 120 टन पर हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से थी। और मान लेते हैं हम कम्युनिटी बी जो है उसमें जो प्रोडक्टिविटी जा रही थी वो हम बोल देते हैं 50 टन पर हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से थी। 2019 में एक नेचुरल डिस्टर्बेंस आया, दैट कुड बी एनीथिंग, दैट कुड बी द फ्लड, दैट कैन बी ड्रॉट, एक नेचुरल डिस्टर्बेंस आया, ठीक। और 2019 में नेचुरल डिस्टर्बेंस के कारण, अब यहां पर बात करें 2019 के एंड तक, 2019 के शुरुआत में नेचुरल डिस्टर्बेंस था और उसके एंड तक हमको मिला कि एक्चुअली ये जो प्रोडक्टिविटी थी, अब आप याद दें, ये 115 टन पर हेक्टेयर पर ईयर हो गई। और यहां पर देखिए ये जो रही ये 20 टन पर हेक्टेयर पर ईयर हुआ। जब 2020 में ये चीज रिकॉर्ड की गई तो वापस ये 118 टन पर हेक्टेयर पर ईयर हुआ, जबकि ये सिर्फ 25 टन पर हेक्टेयर पर ईयर हुआ। आपको सवाल ऐसे बनने चाहिए। अब देखिए इसी सवाल से आपका सारा समझ आ जाए। पहली बात हमने बोला प्रोडक्टिविटी मैक्स होती है जिसकी डाइवर्सिटी मैक्स होती है, तो मैक्स स्पीशीज डाइवर्सिटी, द मैक्स स्टेबिलिटी, मैक्स प्रोडक्टिविटी। यहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो ए इज मोर प्रोडक्टिव देन बी की बात कर रहे हैं, ठीक। कहीं हमको इसी से हिंट मिल जा रहा है कि एक स्पीशीज डाइवर्सिटी भी बी से क्या है, ज्यादा है। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी के टर्म्स में अगर पूछा जाए तो ए इज मोर स्पीशीज डाइवर्स देन बी, ए इज मोर प्रोडक्टिव देन बी। अब यहां पर देखिए नेचुरल डिस्टर्बेंस आया, हमने बोला दे शुड हैव, दो चीजें हमने बोली। पहला, दे शुड हैव अ रेजिस्टेंस टू दी ओकेजनल डिस्टर्बेंस, नेचुरल और मैनमेड जो भी हो। एंड नंबर 2, दे शुड हैव हाई रेजिलियंस। अब देखिए, और बायोमास कैसे कम वेरिएशन हो, 3 क्राइटेरिया कैसे फिट होते हैं। तो प्रोडक्टिविटी यहां से आ गई। 19 को देखिए, यहां से 115 आया लेकिन यहां पर 20 चला गया, मतलब साफ था कि इनमें वेरिएशन ऑफ बायोमास कम था, इनमें वेरिएशन ऑफ बायोमास ज्यादा है। आप अगले साल में देखिए 115 से वापस 118, यहां से कंपेयर कर ले, लेकिन यहां देखिए कितना आया, ये आया। तो यहां से देखिए वापस ये तो वैसे ही खड़ा हो गया, जैसे लगभग ये मूल तरफ जा रहा है, अपनी मूल स्थिति में जा रहा है, अपनी ओरिजिनल जगह पर जा रहा है, लेकिन यहां पर देखिए कम। तो इसमें क्या बोलेंगे, बी जो है वो लेस स्पीशीज डाइवर्स भी है, लेस प्रोडक्टिव भी है,
रेजिस्टेंस नहीं है ओकेजनल डिस्टर्बेंस के लिए, वेरिएशन ऑफ बायोमास बहुत ज्यादा मिल रहा है, रेजिलियंस भी कम मिल रहा है। ऐसा मैनमेड में भी देखने को मिलता है। तो ये ध्यान दे, जो सिस्टम जितना जल्दी डिस्टर्ब हो सके और डिस्टर्ब होने के बाद जितना मुश्किल से खड़ा हो सके वापस, उसकी रेजिलियंसी उतनी लो और उसका रेजिस्टेंस टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंस भी ज्यादा, और उसका वेरिएशन ऑफ ईयर टू ईयर बायोमास, हर साल दर साल जब बायोमास उसका कंपैरिजन जाए तो उसमें जो वेरिएशन आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो बहुत ज्यादा है। आप यही पर देख लीजिए 50, 20, 25, यहां देखिए 20, 115, 118। तो डेविड टिलमैन साहब की जो हाइपोथेसिस है हम उसको कुछ यूं समझते हैं, ठीक। अब जो ये स्पीशीज डायवर्सिटी और ये सारे फंडे होते हैं, इसको जब एक बार और देखा गया तो इसी पर स्पीशीज डायवर्सिटी के इंपॉर्टेंस पर हम एक और देखते हैं। हमारे पास एक और है जिसे हम कहते हैं रिवेट पॉपर एनालॉजी। दिस इज रिवेट पॉपर एनालॉजी, क्लियर। रिवेट पॉपर एनालॉजी देने का काम जो किया था, ये एक्चुअली ये अब जगह भी आपको याद रखनी होंगे, ये स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट साहब की देन है, पॉल एहरलिच, ठीक। अब आप इसे प्रोनाउंसिएशन में आप कुछ कर सकते हो, वो आपकी सहूलियत के हिसाब से है। आप हिंदी में पढ़ते हैं तो एहरलिच लिखा हुआ मिलता है, कुछ लोग इसको एहरलिच पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको एहरलिच पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर रहता है। रिवेट पॉपर एनालॉजी क्या कहती है? रिवेट पॉपर एनालॉजी कहती है कि हमारा जो इकोसिस्टम है इसको हम बिल्कुल मान सकते हैं किसके एनालॉगस? एरोप्लेन के लिए, ठीक है। रिवेट का अर्थ यहां पर स्क्रू से होता है, नट बोल्ट से होता है, क्लियर। और रिवेट जो हैं, जैसे वहां स्क्रू होते हैं, यहां जो रिवेट्स होते हैं, यहां रिवेट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं लिया लूं एरोप्लेन के रिवेट्स, ये एनालॉगस हो जाएंगे किसके? स्पीशीज के, क्लियर। अब इस एनालॉजी में बहुत ज्यादा जो कुछ है वो आपके बहुत ज्यादा इसमें एक चीज समझने की चीज है। देखिए, हमको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आइडिया के एड्स में आपने जनरली स्लोगन सुना होगा, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे ही आप ये समझे कि हर इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर। ताकि वो उस इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को बनाए रख सके। जैसे हम यहां बोल रहे हैं हर एक रिवेट की जरूरत है, हर एक रिवेट। जनरली होता क्या है कि हम उस पैराग्राफ को समझते हैं और हम एक ही चीज समझते हैं कि स्पीशीज ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप ये समझिए, हर एक स्पीशीज इंपॉर्टेंट होती है, हर एक रिवेट इंपॉर्टेंट होता है, हर एक रिवेट का अपना महत्वपूर्ण योगदान है उस एरोप्लेन के स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, फंक्शन को बनाए रखने के लिए और फ्लाइट सेफ्टी को बनाए रखने के लिए, ठीक। एरोप्लेन की फ्लाइट सेफ्टी बिगड़ना मतलब इकोसिस्टम का डिस्टरबेंस होना, इकोसिस्टम में वेरिएशन ऑफ बायोमास दिखना, क्लियर। तो ये समझे कि एक एरोप्लेन को अगर अब एक एनालॉजी में चला रहे हैं इकोसिस्टम से और रिवेट से चला रहे हैं, तो पहली जो लाइन मेरे हिसाब से आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी चाहिए कि एवरी स्पीशीज, एवरी रिवेट इज इंपॉर्टेंट, एवरी रिवेट इज इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड फ्लाइट सेफ्टी ऑफ aeroplane. Similarly, each species is important in functioning of the ecosystem. हर एक species ecosystem की functioning में जरूरी होता है। अब एक काम करते हैं हम लोग, एक एक रिवेट निकालना चालू करते हैं। एक एक रिवेट निकाल रहे हैं मतलब एक एक स्पीशीज निकाल रहे हैं। तो बातें यहां पर आई, कहा यह गया कि आप मानिए यदि आप अपने एरोप्लेन के सीट के एक कीलक को या एक नटबोल्ट को या जो भी आप समझ रहे स्क्रू को, आप उसको अगर निकालते हैं तो शायद एरोप्लेन की ये डावाडोल उतनी नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये ऐसा ही रहेगा। 2 को निकालते तो नहीं होगा, 3 को निकालते नहीं होगा। लेकिन आप ये समझिए कि एरोप्लेन उड़ता क्यों है, क्योंकि बहुत कुछ एरोडायनेमिक्स के फंडे में उसके विंग्स के रोल आते हैं। विंग्स के स्क्रू जिस समय आप निकालना चालू करेंगे,
विंग्स के स्क्रू जिस समय आप निकालना चालू करेंगे, फ्लाइट सेफ्टी भी वहां इंबैलेंस होगी। मतलब इकोसिस्टम के हिसाब से अगर देखें तो इकोसिस्टम में भी कुछ ऐसे स्पीशीज होते होंगे जिनको जिस समय हम निकाल दे, इकोसिस्टम की फंक्शनिंग भी क्या हो जाए, डिस्टरबेंस पे जाना चालू करेगी। मतलब जो रिवेट्स ऑन विंग्स हैं, सारे रिवेट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन रिवेट्स ऑन विंग दे आर द मोस्ट क्रूशियल फॉर फ्लाइट सेफ्टी। अच्छा, आप ये एक सोचिए, ज्यादा संख्या किसकी होती होगी, पंखों के रिवेट की सीट के रिवेट की, सीट की रिवेट की, खिड़की के रिवेट की, इनकी संख्या तो ज्यादा होती होगी। संख्या कम कितनी है, किसकी है, विंग्स की, विंग्स के रिवेट्स की। अब ये एक चीज समझनी है, रिवेट्स और विंग, और यहां पर इकोसिस्टम से इससे कैसे जोड़ा जाए। तो सीट पे लगे हुए रिवेट और विंडो पे लगे हुए रिवेट से ज्यादा क्रूशियल होता है रिवेट्स ऑन द विंग्स। तो फ्लाइट सेफ्टी ज्यादा डिस्टरबेंस होने की सवाल वहां पर आएगी। रिवेट ऑफ विंडो से भी हो सकती है, लेकिन वो तब है जब आप उसे बहुत ज्यादा अमाउंट में निकालें। यहां पर आप समझे, रिवेट्स ऑफ विंग्स ऑन विंग्स आर एक्चुअली टेकन एज एनालॉगस टू द की और कीस्टोन स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, कीस्टोन स्पीशीज क्या होगा इकोसिस्टम, जैसे मैंने रिवेट्स ऑफ विंग्स से बताया। आप रिवेट्स ऑफ विंग्स की बात कर रहे हैं, इसको कई बार लोग क्रिटिकल भी लेते हैं, लेकिन क्रिटिकल स्पीशीज ना लेके आप की स्पीशीज है कीस्टोन ही लें। हिंदी में इसे मुख्य जाति कहा जाता है। रिवेट्स ऑफ विंग्स, रिवेट्स ऑफ विंग्स मैंने पहले बोला संख्या कम होती है, लेकिन फ्लाइट सेफ्टी में योगदान सबसे ज्यादा उन्हीं का है। वैसे ही कीस्टोन स्पीशीज होते हैं, इनकी फंक्शनिंग डिस्प्रपोर्शनेट होती है इनके नंबर से। मतलब इनका अगर आप नंबर गिनने जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर इनके काम को देखें या इकोसिस्टम के फंक्शनिंग में इनके योगदान को देखें वो बहुत ज्यादा होती है। तो दे हैव द लेस नंबर, they are disproportionately contributing to the functioning of the ecosystem. मतलब in spite having low number, they contribute more to the functioning of the ecosystem. So if the rivets on the wings are removed, that poses more threat to the flight safety. यदि उस पंख के कीलक को निकाले, पंख वाले स्क्रू को निकाल दें, तो हो सकता है जो एरोप्लेन की सेफ्टी रही, वो जो उसका संतुलन रहा, वो पूरा बिगड़ेगा। वैसे ही अगर आप की स्पीशीज को अगर निकालते हैं तो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस ज्यादा होगा। जैसे आप सोचिए, आप एक जगह ऐसा सोचिए, प्रीडेटर को, प्रीडेटर कैन आल्सो बी अ की स्पीशीज। अगर आप प्रीडेटर निकाल दे तो क्या होगा भाई, प्रीडेटर का काम होता है, प्रीडेटर जो रहता है अपने और प्रे के बीच के जो प्रे की जो संतुलन होती है उसे बनाए रखती है। देखिए इकोसिस्टम में बहुत बड़ा खेल जो है वो संतुलन का ही है। प्रीडेटर प्रे का जो प्रीडेटर और प्रे, आप ये नहीं कह सकते कि प्रीडेटर जो है वो पूरा प्रे खा के भग जाता है। भाई अगर एक दिन में प्रीडेटर पूरे प्रे को खा के भग जाए तो प्रे जो रहेंगे उनका क्या, वो तो गए, और वो प्रीडेटर आगे जो आने वाले उनका क्या, वो भी पूरे भूखे मरेंगे। इसलिए एक चीज समझिए, प्रीडेटर जो रहता है वो प्रे पॉपुलेशन को एक बैलेंस में, एक बिना उनको एलिमिनेट किए हुए एक नंबर बना करके रखता है। इसीलिए शायद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जब आप प्रीडेशन पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ते हैं कि एक प्रीडेटर जो रहता है वो इतना चालाक होता है कि उसे पता है कि एक्चुअली क्या बनाना है। अब आप एक काम कीजिए, प्रीडेटर कितना बड़ा भाग है, क्योंकि आप समझे आपका T2 ही प्रीडेटर है, आपके हर्बीवोर प्रीडेटर है। अगर आप पूरे के पूरे प्रीडेटर को निकाल दें, एनर्जी का फ्लो कहां से कहां बंद हो जाएगा, T1 से T3 के बीच में ब्लॉक हो गया। मतलब अगर की स्पीशीज को निकाल दिया जाए तो इस इकोसिस्टम में के सारे फंक्शनिंग में, चाहे फ्लो में, चाहे उसके प्रोडक्टिविटी में, चाहे डिकम्पोज, हर एक एंगल से। जैसे हम कई बार बोलते हैं हम डिकम्पोजर निकाल दें, अगर डिकम्पोजिशन निकाल दे, डिकम्पोजर निकालेंगे, डिकम्पोजर्स आर वाइटल टू द न्यूट्रिएंट साइकिल, और न्यूट्रिएंट की साइकिल थ्रू द सॉइल टू द प्लांट्स, और वो सारी चीजें चलती रहती। तो अगर डिकम्पोजर निकालेंगे, साइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट विल बी ब्लॉक्ड, और साइक्लिंग नहीं होगी तो आपने कल वहां से न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम है, प्लांट का ग्रोथ नहीं है, प्लांट का ग्रोथ नहीं है तो प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है तो फिर आगे सस्टेन नहीं कर सकता इकोसिस्टम, ना ही वो कंटिन्यूअसली फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसलिए समझे आपको 3 एनालॉजी ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली चीज जो लाइन, लेकिन हम बोलते हैं सारे स्पीशीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है,
हम किसी को हीन भावना से नहीं देखते। यही हमारा जो हमारा अप्रोच ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, यहां से हिंट मिलता है कि हम हर स्पीशीज की कद्र करते हैं। हर एक स्पीशीज की अपनी जगह है, अपना इंपॉर्टेंस है इस धरती पर, इस इकोसिस्टम पे, इस बायोस्फीयर पे। तो हर एक रिवेट इंपॉर्टेंट होता है। इकोसिस्टम की एनालॉगी एरोप्लेन, स्पीशीज, रिवेट्स, और रिवेट्स ऑन विंग जो है वो हमारे की स्टोन स्पीशीज या की स्पीशीज से हैं। और हम ये बोलते हैं कि हाँ, स्पीशीज को निकालने से फर्क पड़ेगा, लेकिन शायद उतना ना पड़े जितना कि किसको निकालने से ज्यादा फर्क पड़ जाता, रिवेट्स ऑन विंग्स को निकालने से ज्यादा फर्क पड़ जाता। क्लियर? होप सो यू अंडरस्टैंड। दिस इज एक्चुअली one and a half paragraph that has been written in the biodiversity and its conservation chapter of NCERT. Go through it, revise it. ये सवाल ध्यान रखें, ये सवाल ऐसे ही फ्रेम अप होते हैं किसी चीज को, इस चीज को समझने के लिए। थैंक्स अ लॉट, विल मीट in the next lecture with a different topic.